हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड मार्केट एजुकेशनल सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है और इसमें हम लोग मार्केट फाउंडेशंस के बारे में देखेंगे और इसको हम लोग सब्जी मंडी के कोरिलेशन से आपको लिंक करके बताएंगे कि एनएससी और या फिर हमारी मार्केट और सब्जी मंडी में क्या रिलेशन है। मार्केट को आप अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो और डिसाइड करो कि आपको क्या बाय करना है, कब बाय करना है या फिर सेल करना है और कब सेल करना है। तो चलिए सीरीज़ के पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज सिंपली अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स अग्री ऑन अ प्राइस। मार्केट एक वो जगह है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं और किसी एक प्राइस पे बाइंग या सेलिंग करने में अग्री होते हैं कि मैं इस प्राइस पे बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूं। मार्केट का मैकेनिज्म एक फैमिलियर ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ट्रांजैक्ट भी करते हैं। इसको अगर हम सब्जी मंडी से कोरिलेट करें, सब्जी मंडी यानी आपकी लोकल मार्केट और स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट सेम लॉजिक पे काम करते हैं। सब्जी मंडी में वेन्यू क्या होता है? आपकी लोकल मार्केट या फिर जहां पर आप सामान खरीदने बेचने जाते हो, राइट। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हमारा वेन्यू क्या होता है? एनएससी या बीएससी, मतलब दो एक्सचेंजेस जो इंडिया की मेजर एक्सचेंजेस हैं, वो दोनों एक्सचेंजेस को हम लोग अगर कंसीडर करें तो वो हमारे स्टॉक मार्केट में वेन्यू हो जाते हैं जहां पर हम लोग जाकर कुछ भी बाइंग या सेलिंग करते हैं। ऐसे ही सब्जी मंडी में गुड्स क्या होते हैं? आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कुछ भी आप जो खरीदते बेचते हो डेली लाइफ के लिए। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में आपके गुड्स क्या होते हैं? कंपनी के शेयर्स हो गए, वो आपके गुड्स हो गए जहां पर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हो इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स। सब्जी मंडी का एक्शन क्या होता है? जिस प्राइस पे आप सब्जी वाले से या फिर फल वाले से प्राइस में मानते हो, वो आपका एक्शन हो गया कि आपको 10 रुपए पे या फिर 100 रुपए पे आप सब्जी खरीद रहे हो। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में एक्शन क्या होता है? एक होता है बिड, एक होता है आस्क। आपने बिड किया कि मैं इतने प्राइस पे खरीदूंगा, जो बेच रहा है उसने कहा कि मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा। जिस प्राइस पे आप अग्री करते हो उस प्राइस को हमारा हो गया एक्शन। चाहे आप टमाटर खरीदो या फिर टेक्नोलॉजी के शेयर्स, दोनों का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। जहां पर बायर होगा, अगर सेलर नहीं होगा तो बायर बाय नहीं कर सकता। अगर सेलर होगा और बायर नहीं है तो वहां पर सेलर सेल भी नहीं कर सकता। तो दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। सब्जी मंडी में जिस तरह से आप ट्रेड करते हो या फिर ट्रांजेक्शन करते हो, ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी उसी मैकेनिज्म या फिर उसी लॉजिक पे काम करते हैं। होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि सब्जी मंडी और स्टॉक मार्केट में किस तरह से। अब स्टॉक मार्केट का जो रॉ इंजन है या फिर जो हर एक टिक चलता है मार्केट में, आपने मार्केट में देखा होगा कि प्राइस कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो जो मार्केट में हर एक टिक चलता है वो किस बेसिस पे चलता है? मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर, और ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। बायर कहेगा कि मेरे को चाहिए, मतलब जहां पर बायर आता है वहां पर डिमांड आती है और जहां पर सेलर आता है वहां पर सप्लाई आती है। सेलर कहता है मेरे पास है, तो बायर कहता है कि मेरे को चाहिए, आई वांट इट। सेलर कहता है मेरे पास है, आप ले सकते हो। जहां पर ये दोनों मैच करते हैं या फिर आपस में एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं कि बायर कहता है कि हाँ मैं इतने रुपए में खरीदने को तैयार हूँ और सेलर कहता है कि मैं इतने रुपए में बेचने को तैयार हूँ, वहां पर वो प्राइस उस मोमेंट के लिए उस स्टॉक या इंडेक्स का एक्चुअल प्राइस बन जाता है। और ये हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में चेंज होता रहता है और जिस प्राइस पे बायर्स एंड सेलर्स एग्री करते हैं उस प्राइस पे वो टिकाकर रुक जाता है। तो इस बैटल का आउटकम क्या होता है? जब भी बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ते हैं या तो बायर्स जीतेंगे या फिर सेलर्स जीतेंगे। जो भी जीतेगा उसके बेसिस से मार्केट का ट्रेंड बनेगा। ट्रेंड तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो ऊपर जाता है और उसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन जो नीचे का लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पर हायर लो बना, वहां से फिर से रिवर्सल लिया, ऊपर गया और जो पिछला हाई था उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, तो यहाँ पर हायर हाई बना। तो इस तरह से हायर लोज और हायर हाइज, जब हायर लोज और हायर हाइज बनना शुरू होते हैं मार्केट में, तब वहां पर बायर्स जीते हैं। मतलब जितने ज्यादा बायर्स आएंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी और जब बायर्स आएंगे डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट कंसिस्टेंटली बायर से डोमिनेट रहेगी, जिस वजह से मार्केट में ऊपर की तरफ की मूवमेंट बन जाती है जिसको हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। दूसरा होता है साइडवेज, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ते हैं। बायर्स कहते हैं कि मेरे को ऊपर जाना है, सेलर्स कहते हैं मेरे को नीचे जाना है, जहां पर ना तो बायर्स ज्यादा होते हैं ना फिर सेलर्स ज्यादा होते हैं और दोनों की ऑलमोस्ट बराबर कॉम्बिनेशन रहता है। उस केस में साइडवेज मार्केट जाती है जिस वजह से ना मार्केट ऊपर जा पा रही है ना मार्केट नीचे जा पा रही है। उसको हम लोग कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, जहां पर सेलर्स जीत रहे होते हैं और बायर्स हार रहे होते हैं, मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, उस जगह सेलर्स जीतते हैं और जहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। जैसा हायर हाइज और हायर लोज होता है, लोअर लोज और लोअर हाइज उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स लगातार डोमिनेट करते रहते हैं और मार्केट को नीचे लेके जाते रहते हैं। इस सिचुएशन में वॉल्यूम इज अ रेफरी। अगर हायर वॉल्यूम होगा उस केस में कन्विक्शन होगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ,
यहाँ पर हायर हाई बना, अब सेलर्स जीते हैं या फिर बायर्स जीते हैं या फिर मार्केट साइडवेज जाएगी, उसका वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोगों ने बाइंग करी है और सेलिंग कम लोगों ने करी है और एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट में अप ट्रेंड आ सकता है। वहीं उसका उल्टा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन ज्यादा सेलर्स आए हैं और मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया है, तब उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अब मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। उस केस में वॉल्यूम एक रेफरी का काम करती है। जितना ज्यादा वॉल्यूम मतलब उतना अच्छा कन्विक्शन कि अब मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जब भी आप कोई ब्रेकआउट देख रहे हो, अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है, उस केस में वॉल्यूम को जरूर ट्राई करिएगा एक बार। इंडियन मार्केट का ओवरऑल इकोसिस्टम कैसा है, अगर हम इसको ब्रॉडर वे में समझें, सबसे पहले या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट जो होता है वो होता है रेगुलेटर, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो या फिर कोई भी फ्रॉड बेस्ड एक्टिविटीज ना हो, और जो एंड कंज्यूमर है या फिर जो रिटेल ट्रेडर है उसका इंटरेस्ट पूरा सेफगार्ड किया जाए। उसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग एनएससी और बीएससी के नाम से भी जानते हैं या फिर सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। एनएससी और बीएससी एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर आपके सारे ट्रेड एक्चुअली में जाकर एग्जीक्यूट होते हैं, और एनएससी बीएससी के जो भी रूल्स होते हैं वो मेजरली सेबी या फिर हम कोई रेगुलेटर जिसको मान सकते हैं, वो रेगुलेटर गवर्न करता है। जो भी सेबी ने नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस दी एनएससी और बीएससी को, उसको जरूर फॉलो करते हैं। फिर तीसरे पार्टिसिपेंट आता है एनएसडीएल सीडीएसएल, जिसको हम लोग डिपॉजिटरी भी कहते हैं, जहां पर आपके सारे शेयर्स एक्चुअली में जाकर स्टोर होते हैं। जो भी आप खरीदते या बेचते हो वो सारे शेयर्स एनएसडीएल सीडीएसएल डिपॉजिटरीज में जाकर स्टोर होते हैं, ऑब्वियसली डीमैट फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में। डिपॉजिटरीज आपके बैंक की तरह काम करते हैं। जैसे आप अपना पैसा बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो और आपका पैसा बैंक में सेफ रहता है, वैसे ही आपके शेयर्स भी डिपॉजिटरीज के पास सेफ रहते हैं। चौथे पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके ब्रोकर्स, जो एक्चुअली में इन सब को एनएसडीएल, सीडीएसएल और एनएससी बीएससी, आप इनसे किस तरह से बात करोगे तो उसका रास्ता ये ब्रोकर्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, कोटक सिक्योरिटीज हो, कोई भी ब्रोकर हो, वो सारे ब्रोकर्स आपके लिए गेटवे या फिर ब्रिज का काम करते हैं ताकि आप एनएसडीएल, सीडीएसएल और एनएससी बीएससी से डायरेक्टली बात कर सको। फिर फाइनली आते हैं आप, जो कि ब्रोकर में लॉग इन करते हो और उसके बाद अपना ट्रांजैक्शन लेते हो या फिर ट्रेड लेते हो। आप हो गए फाइनल पार्टिसिपेंट, और सेबी का पूरा मोटिव रहता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है उसको कुछ भी गलत नुकसान ना हो या फिर उसको कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटी, मैनिपुलेशन की वजह से रिटेल ट्रेडर ना फंस जाए। वो अलग बात है कि हम लोग फिर भी फंसते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम लोग क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, और कोई भी टिप मिली या फिर कोई भी न्यूज़ मिली, हमने उसके बेसिस पे जाकर बाइंग और सेलिंग कर ली, और फिर हमारा नुकसान होता है, जिस वजह से हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे ख्याल से मार्केट में ट्रेड करना डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा मार्केट में ट्रेड करना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है, वो है आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना, और उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपकी अभी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ। अब अगला देखते हैं कि हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रेड। जब भी आप कोई बाइंग या सेलिंग करते हो उसके दूसरी तरफ कौन होता है। अगर आप बाइंग या सेलिंग करते हो तो उससे दूसरी तरफ भी आप ही की तरह, हमारी तरह ही एक कोई इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर होगा, चाहे वो स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर एक बड़ा ट्रेडर हो। लेकिन जब भी आप बाइंग या सेलिंग करते हो दूसरी तरफ कोई ना कोई सेलर या बायर जरूर होता है। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो सेलर होगा, आप सेलिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई बायर जरूर होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं एफआईआईज या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब बड़े फॉरेन फंड्स, हेज फंड्स। जब भी आप देखते हो कि मार्केट में बल्क डील्स हो रही हैं, ज़्यादातर उसमें से एफआईआईज बाइंग कर रहे होते हैं या फिर सेलिंग कर रहे होते हैं। तीसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं डीआईआईज, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एलआईसी हो गया, बैंक्स हो गए। ये सारे कंपनीज जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम लोग डीआईआईज कैटेगरी में डालते हैं। अगर एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं तो डीआईआईज एक तरीके से हमारा काउंटर प्रोडक्टिव भी माने जा सकते हैं कि वो एफआईआईज की सेलिंग को काउंटर बैलेंस करते हैं। इनफैक्ट इस समय डीआईआईज का फ्लो काफी बढ़ा हुआ है। एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी हुई है कि म्यूचुअल फंड सही है सॉर्ट ऑफ, प्लस लोगों में अब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जितना लोग खुद इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे मार्केट में, या फिर जितना इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कोई भी हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतना मार्केट में पैसा आएगा और एफआईआईज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। और ग्रेजुअली मेरे ख्याल से धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। एक टाइम था जब एफआईआईज को छींक भी आती थी तो हमारी मार्केट में बुखार चढ़ जाता था और मार्केट में एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती थी। लेकिन आज के टाइम में उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होता। अगर एफआईआईज पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मार्केट ने उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है।
और चौथे तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स या फिर कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि हम कंपनी के इनसाइडर्स भी मान सकते हैं। कंपनीज में क्या होने वाला है उसके बारे में इन लोगों को ज़्यादातर पहले से ही पता होता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। जितना अच्छा कन्विक्शन इनका होगा होल्ड करने का अपने स्टॉक के प्राइस को, उतना चांसेस होंगे कि वो स्टॉक अब ऊपर जा सकता है या फिर वो स्टॉक उतना स्ट्रांगली मार्केट में सस्टेन कर सकता है। क्योंकि प्रोमोटर सबसे पहले निकलेगा मार्केट से या फिर अपने स्टॉक से अगर उसको लगेगा कि उसकी कंपनी डूब रही है या फिर उसकी कंपनी किसी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो स्मार्ट मनी, FIIs एंड DIIs ये मार्केट में सबसे पहले मूव करते हैं। जब भी अगर आप मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हो तो FIIs DIIs को जरूर ट्रैक करिएगा। अगर आपको लगता है कि FIIs मार्केट में पैसा पंप करने जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में अब बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग या फिर रिकवरी आ सकती है। मेरे ख्याल से 4 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट मैटर करती है। सबसे पहला है वेल्थ। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हो और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हो तो ग्रेजुअली कंपाउंडिंग की वजह से आपकी वहां पर वेल्थ बढ़ती रहती है, बिकॉज वो स्टॉक हमेशा बढ़ेगा अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। दूसरा बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। अनलाइक रियल एस्टेट, अगर आपने कोई मकान खरीद लिया फिर कोई लैंड खरीद लिया, नो डाउट उसका वैल्यू बढ़ेगी और ग्रेजुअली बढ़ेगी और आपका वो शायद सेव इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है अगर वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन वहां पर लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आपने आज कोई प्लॉट लिया है उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए भी है, लेकिन आपको अचानक से 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो या तो आप उसके लिए पूरा प्लॉट बेचोगे या फिर आप उसके लिए प्लॉट को कम वैल्यू में बेचोगे, बिकॉज आपको उस समय अर्जेंटली पैसे की जरूरत होगी, जिसकी वजह से उस जगह लिक्विडिटी नहीं है या फिर कम लिक्विडिटी है। अनलाइक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी है और आप कभी भी कितनी भी वैल्यू के शेयर्स बेच सकते हो अगर मार्केट उस दिन खुली है तो, और अगले दिन आप उसको विड्रॉ भी कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट है ओनरशिप। आप जो भी कंपनी के शेयर खरीदते हो एक तरीके से आप उस कंपनी के ओनर बन गए और जब भी उस कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान होता है वो आपका भी प्रॉफिट और नुकसान होता है। इनफैक्ट जब भी वो कंपनी अपने प्रॉफिट का डिविडेंड देती है तो वो आपके पास भी उतने ही रेशियो में आता है जितने रेशियो में आप उसके स्टॉक्स होल्ड करते हो। चौथा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। सेबी एक रेगुलेटर है जो कि सारी चीजें मैंडेट करता है कि उस कंपनी में कुछ भी हो रहा है वो चीज़ उस कंपनी के शेयर होल्डर को जरूर पता होनी चाहिए और सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं, नॉट ओनली इनसाइडर। कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी उसकी इनसाइडर एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें मार्केट को पब्लिकली पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जो मार्केट में बहुत मैटर करते हैं। आपके हिसाब से इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जिसको मार्केट के थर्मोमीटर्स भी मान सकते हैं और इनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे, जो भी ट्रेडर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे इनके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 जिसको हम NSE के नाम से भी जानते हैं, इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं बेसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये ओवरऑल करीब 13 सेक्टर्स को कवर करता है, जिसमें IT, बैंकिंग, FMCG, ऑटो और काफी सारे सेक्टर्स होते हैं जिनको ये कवर करता है। निफ्टी में करीब 3000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन जो निफ्टी की एक्चुअल वैल्यू डिफाइन होती है वो इन 50 कंपनीज की मूवमेंट पे, उनके वेटेज के बेसिस पे डिफाइन होती है। ऐसे ही सेंसेक्स को, जिसको हम BSE के नाम से भी जानते हैं, उसमें 30 कंपनीज होती हैं और ये हमारे देश का ओल्डेस्ट इंडेक्स है, जिसको 1986 में फॉर्म हुआ था और उस समय जब फॉर्म हुआ था तब इसकी बेस वैल्यू थी करीब 100 पॉइंट्स। वहां से स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम में करीब 75-77,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, NSE और BSE इसको मार्केट की स्कूल रिपोर्ट के बेसिस पे भी मान सकते हैं, जो कि मार्केट के बारे में बताती है कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है। इनफैक्ट NSE और BSE के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी की हेल्थ भी देखी जाती है कि इकोनॉमी हेल्दी चल रही है कि सिक चल रही है या फिर इकोनॉमी इस समय थोड़ी सी बैड शेप में है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक्स नहीं होते हैं, स्टॉक्स तो हम लोग जानते हैं इक्विटी के नाम से, जहां पर आप बाइंग या सेलिंग करते हो डेली बेसिस पे। इसके ऊपर आते हैं F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिनको हम डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं, और F&Os के नीचे होते हैं अंडरलाइंग स्टॉक्स। F&O में कौन सी कंपनी ट्रेड होगी, कौन सी कंपनी ट्रेड नहीं होगी, उसके ऊपर सेबी की एक सेट गाइडलाइंस हैं और उसके बेसिस पे वो कंपनी शॉर्टलिस्ट होती हैं। इस समय करीब 250 के आसपास कंपनी लिस्टेड है F&O में, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। F&O के अंडरलाइंग स्टॉक्स जो होते हैं उसके बेसिस पे F&O की मूवमेंट होती है, जैसे रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सारे F&O के अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं और F&O की जो मूवमेंट होती है वो अंडरलाइंग स्टॉक्स के बेसिस पे ही मानी जाती है। फिर आता है कमोडिटीज एक्सचेंज या फिर MCX, जहां पर गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर ये सब चीजें ट्रेड होती हैं, जिसको हम कमोडिटी मान सकते हैं। फिर आता है करेंसी या फिर फॉरेक्स, जहां पर US डॉलर, यूरो और ये सारी करेंसीज ट्रेड होती हैं। हम लोग इस सीरीज में सिर्फ इक्विटी और F&O के बारे में कवर करेंगे और आगे अगले चैप्टर्स में या फिर अगले पार्ट्स में इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे इन्वेस्टर का जो हॉरिजन होता है वो होता है ईयर्स से डिकेड से लेकर 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल, 20 साल तक भी इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। वहीं ट्रेडर का एक हॉरिजन होता है कुछ मिनट्स में बाई किया और
कुछ मिनट्स में सेल कर दिया या फिर कुछ वीक्स में। मतलब ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता है जबकि इन्वेस्टर एक लॉन्ग या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। इन्वेस्टर का प्राइमरी टूल होता है फंडामेंटल्स या फिर जो रेशियोज होते हैं, जैसे उसकी बैलेंस शीट हो गया, पीई रेशियोज हो गए। वहीं ट्रेडर्स का प्राइमरी टूल होता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स। इन सब के बारे में हम लोग इस सीरीज में डिटेल में किसी और वीडियोस में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखो तो इन्वेस्टर का प्राइमरी टूल होता है फंडामेंटल्स और ट्रेडर का प्राइमरी टूल होता है टेक्निकल्स। इन्वेस्टर का गोल होता है कंपाउंड वेल्थ ओवर टाइम। इन्वेस्टर आराम से बाय करके बैठ जाता है और उसको पता है कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी। मान लीजिए आपने सोचा कि एक कंपनी XYZ कंपनी है जो कि 100 रुपये में है, अभी चल रही ट्रेड कर रही है और आपको पता है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आपने 100 रुपये में वो कंपनी खरीद ली और आपने 10 साल 15 साल के लिए उसको होल्ड किया। 10-15 साल में वो 100 रुपये से बढ़ के मान लीजिए 3000 रुपये 4000 रुपये हो गई, तो आपकी वेल्थ उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और लंबे टाइम तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। वहीं ट्रेडर का होता है कंसिस्टेंट इनकम। रेगुलर बेसिस पे आप प्रॉफिट बुक करते चलो और आगे बढ़ते चलो। प्राइस जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा उस कंपनी का वैसे वैसे आप बुक करो। आप एज अ ट्रेडर आपने भी वो कंपनी 100 रुपये में खरीदी जब एक इन्वेस्टर ने खरीदी थी, और आप लेकिन 100 रुपये की वो 200 रुपये हुई, आप बेच के निकल गए। वहीं एक इन्वेस्टर उसको होल्ड करेगा और लंबे टाइम के लिए। मान लीजिए इन्वेस्टर का टारगेट है कि वो 100 की जगह वो 1000 रुपये जाएगी, तब आप एक इन्वेस्टर उस समय बेचेगा, लेकिन एज अ ट्रेडर आप 100 रुपये का आपने लिया और आप 200 रुपये में बेच के निकल गए। इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है पेशेंस, आराम से बैठे रहो, मार्केट को एक टाइम दो अपना ग्रो करने का, और मार्केट जैसे जैसे ग्रो करेगी आपकी वैल्यू या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करेगी। वहीं ट्रेडर का होता है माइंडसेट की डिसिप्लिन तरीके से आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहो। हम लोग भी एज अ ट्रेडर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहते हैं अपने प्रोसेस को, और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स इसके बारे में रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पे बाइंग करने सेलिंग करने जा रहा हूँ। मैं या मेरी टीम आपको डिटेल्स शेयर कर देगी। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। इन्वेस्टर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। मतलब इन्वेस्टर रेगुलर बेसिस पे खरीदता नहीं रहता कि आज भी खरीद लिया कल भी खरीद लिया। इन्वेस्टर बैठ के मॉनिटर करता है, उसको प्रॉपर स्टडी करता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ग्रो करती है। वहीं एक ट्रेडर का माइंडसेट उसका उल्टा होता है। ट्रेडर सोचता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा और उसके बेसिस पर प्रॉफिट बनाएगा। ट्रेडर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है मार्केट में और रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग लेता रहता है। वहीं इन्वेस्टर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहता, वो ग्रेजुअली बाइंग करता है और फिर उसको होल्ड लंबे समय के लिए होल्ड करता है। तो इस सीरीज में हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में भी समझेंगे और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में भी समझेंगे और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में भी समझेंगे। एक इन्वेस्टर कंपनी को बहुत डीपली स्टडी करता है, लेकिन वो कंपनी जब फॉल हो रही होती है तब बाइंग नहीं करता। वो भी बाइंग तब करता है जब उसके चार्ट में उसको कंसोलिडेशन दिखता है या फिर उसको दिखता है कि अब वो कंपनी बॉटम आउट हो चुकी है। उसके अगेंस्ट में एक ट्रेडर क्या करता है, उसके अगेंस्ट में ट्रेडर जब वो कंपनी एक रेंज बना रही होती है या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही होती है, उसका जब ब्रेकआउट देती है वो कंपनी, तब वो ट्रेडर बाइंग करता है। बाइंग किया जब कंपनी ने एक अच्छा खासा उसको टारगेट दे दिया तब वो निकल गया। अब वो कंपनी अच्छी है बुरी है ट्रेडर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ट्रेडर को अपने चार्ट से मतलब है, वो चार्ट देखता है कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, बाइंग करो और निकलो। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, अगर हम इसको सीमेंस के एग्जांपल से समझें, एक होता है डिमांड का जोन, एक होता है सप्लाई का जोन। डिमांड और सप्लाई ऐसे हमने शुरू में समझा, जब भी बायर्स आते हैं तो वो डिमांड लेकर आते हैं और जब भी सेलर्स आते हैं तो वो सप्लाई लेकर आते हैं। बायर ज़्यादा होंगे तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लायर्स ज़्यादा होंगे तो फिर सेलिंग बढ़ेगी। एक ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर इस सीमेंस के चार्ट को देखेगा और उसको लगातार ट्रैक करेगा। सीमेंस यहाँ पर लगातार एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, एक रेंज में बंधा हुआ है। जैसे ही उस ट्रेडर ने देखा कि सीमेंस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम से दिया, जैसे मैंने शुरू में कवर किया, यहाँ पर अगर आप देखो तो सीमेंस का वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ा था। अच्छे वॉल्यूम से जब सीमेंस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तब वो ट्रेडर जाकर एंट्री मारेगा, और जब सीमेंस ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया और थोड़ा सा भी सीमेंस ने साइडवेज मूवमेंट दिखाया, मतलब कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया, तब वो ट्रेडर वहां से एग्जिट हो जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। उसी के अगेंस्ट में एक इन्वेस्टर सीमेंस को इस लेवल के आसपास कहीं बाई करेगा। जब सीमेंस यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, वो देखेगा कि सीमेंस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक अच्छी कंपनी है, पर फिर भी अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। वो बाकी सीमेंस के पैरामीटर्स देखेगा, अगर वो सारे पैरामीटर्स सही होंगे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे कवर करेंगे, अगर वो पैरामीटर्स सही होंगे तब वो सीमेंस को यहाँ पर कहीं जाकर बाइंग करेगा और वो सीमेंस को यहाँ पर भी होल्ड करेगा। तो ये हो गई सीमेंस की डिमांड जोन, जहाँ पर जब भी सीमेंस आ रहा है तब डिमांड आ रही है और वहां से फिर मार्केट में रिकवरी आ रही है या फिर सीमेंस में रिकवरी आ रही है, क्योंकि जब भी डिमांड आएगी या फिर जब भी बायर्स आएंगे तब वो चार्ट या फिर वो स्टॉक रिकवर करेगा। दूसरा होता है सप्लाई जोन। यहाँ पर हमेशा सीमेंस में सप्लाई जोन आ रही थी। जब भी सीमेंस यहाँ पर इस लेवल के आसपास आ रहा था, 3400 के आसपास कहीं आ रहा था, तब यहाँ पर सीमेंस में फॉल आ रहा था और लगातार यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर सप्लाई आ रही थी। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम जैसे मैंने शुरू में कवर किया, एक अप मूव को कंफर्म करता है या फिर डाउन मूव को कंफर्म करता है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा और सीमेंस ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, के बाद सीमेंस में बहुत अच्छी रिकवरी आई। तो वॉल्यूम एक रेफरी की तरह काम करता है। जब भी बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर लड़ रहे होते हैं,
मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कंफ्यूजन चल रहा होता है कि डिमांड आ रही है, कहीं पर सप्लाई आ रही है, लेकिन कोई एक डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा। जब वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है तब वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। और ट्रेंड डायरेक्शन, जैसे ही यहाँ पर सीमेंस का आप देखो तो यहाँ पर सीमेंस ने हायर हाई, हायर लो और यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर अगली बार में अगली कैंडल में फिर से हायर लो और हायर हाई बनाया, फिर हायर लो हायर हाई बनाया, ऐसे सीमेंस ग्रो कर रहा है। जब यहाँ पर सीमेंस ने कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया तब एक ट्रेडर तो एग्जिट हो जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टर होगा उसको अगर पता है कि सीमेंस एक अच्छी कंपनी है तो वो उस कंपनी को होल्ड करेगा आगे लंबे बड़े प्रॉफिट के लिए। तो एवरी मूव इन दिस चार्ट इज जस्ट बायर्स और एंड्स वर्सेस सेलर्स। यहाँ भी बायर्स आ रहे हैं तो ग्रो कर रहा है चार्ट, जहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं तो ग्रो वहाँ पर फॉल आ रहा है। तो मार्केट में आप कुछ भी सीखोगे या फिर मार्केट में जिस भी डायरेक्शन में कहीं भी मार्केट में मूवमेंट आएगी, हमेशा बायर्स और सेलर्स या फिर डिमांड और सप्लाई वहां पर जरूर रहेगी। अगर डिमांड होगी तो मार्केट में ग्रोथ आएगी और सप्लाई होगी तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, मार्केट क्या है, सब्जी मंडी से उसका कोरिलेशन क्या होता है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स किस तरह से मार्केट को ड्राइव करते हैं, मार्केट का पूरा इकोसिस्टम क्या है, सेबी, एनएससी, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, स्टॉक मार्केट मैटर क्यों करती है वेल्थ, ओनरशिप, लिक्विडिटी के लिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और मार्केट की रिपोर्ट कार्ड किस तरह से काम करती है, मार्केट के 4 सेगमेंट्स क्या हैं, और फाइनली इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह से ट्रेड करते हैं। इन 8 चीजों के अलावा आपको क्या लगता है कि मार्केट फाउंडेशन में और कोई चीज है जो कवर करनी चाहिए और हमने मिस कर दी हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उसको भी इस वीडियो में ऐड करेंगे या फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड जरूर कर देंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टर हो लेकिन आप सिर्फ टिप्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो और आपका अपना कोई सिस्टम नहीं है तो प्लीज ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।